वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम 10वीं कक्षा 10th स्टैंडर्ड का हिंदी लैंग्वेज में से पार्ट नंबर 2 कश्मीरी सेब देखने जा रहे हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी, आपने अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए पार्ट नंबर 2 कश्मीरी सेब शुरू करते हैं। ये रहा पार्ट नंबर 2 कश्मीरी सेब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले अब हम प्रेमचंद जी का लेखक परिचय देखेंगे। ये रहा लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का। इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद जी मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित हैं। ये था प्रेमचंद जी का लेखक परिचय। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और वे शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी नौकरी करते थे। और बचपन में ही इन्हें अपनी माँ का प्रेम नहीं मिल सका। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा था और उनकी पढ़ाई जो है मैट्रिक तक ही हो पाई थी। और ये यथार्थवादी कथाकार थे। इसका अर्थ होता है सच्चाई को लिखना, यानी जो सच होता है उसी को लिखना, उसको ही रचना का आकार देना। पाठ का आशय देख लेते हैं। देखिए, इस पाठ का आशय है लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरतें तो धोखा खाने की संभावना होती है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं अपना अनुभव यानी अपना एक्सपीरियंस, अपने साथ हुई घटना को बताते हुए पाठकों को सचेत करना चाहते हैं कि अगर आप भी खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको भी धोखा खाने की संभावना हो सकती है। उनके साथ एक हुई धोखेबाजी की घटना यहाँ पर इस पाठ में प्रेमचंद जी ने बताया है। चलिए हम पाठ को देख लेते हैं। कश्मीरी सेब, इसका अर्थ होता है कश्मीर के सेब। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है। तो इस पाठ में जो बाजार में धोखेबाजी हो रही है, जो व्यापारी ग्राहक के साथ जो धोखेबाजी कर रहा है, उसके ऊपर लेखक प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है और हमें एक सूचना दी है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर नहीं बरतेंगे तो हमें भी धोखा खाना पड़ जाएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। तो देखिए, एक दिन शाम के वक्त लेखक जी चौक में कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए गए थे। वहाँ पर उन्हें पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें नज़र आई। तो उसमें से एक दुकान पर उन्हें बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए मिले। तो लेखक का जी ललचा उठा उन रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर। आगे देखिए, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। यानी कि आजकल के पढ़े लिखे लोग जो भी फल या सब्जी खरीदते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि किस चीज़ में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। और लेखक कहते हैं कि टोमेटो को पहले कोई भी नहीं पूछता था, लेकिन जब से लोगों को यह पता चला है कि उसमें भी विटामिन है, तब से टोमेटो भी भोजन का अवश्य अंग बन गया है।
गाजर भी सिर्फ पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग सिर्फ उसका हलवा बना के खाया करते थे। लेकिन जब उन्हें भी यह पता चला कि गाजर में भी बहुत से विटामिन होते हैं, तब से गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। आगे देखिए, सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, सेब एक फल है, तो इस फल के बारे में यह कहा जाने लगा कि अगर आप रोज़ एक सेब खाएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको कभी डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है। और लेखक कहते हैं कि डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी यानी कड़ू से कड़ू चीज़ खाने को तैयार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े। यह तो एक सेब फल है जो कि स्वाद में अगर आम से बढ़कर भी नहीं है तो घटकर भी नहीं है। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, सेब को यह स्थान मिल चुका है, यानी कि सेब को आम के बराबर स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। तो लेखक कहते हैं कि सेब सिर्फ खाने की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोलभाव किया और आज सेर सेब मांगे। तो लेखक ने दुकानदार से मोलभाव करके आधा सेर सेब मांगे, यानी आधा किलो सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ख़ास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तो दुकानदार ने भी लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से सेब आए हैं, आप ले जाएंगे तो खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, यानी कि आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। तो देखिए यहाँ पर दुकानदार से लेखक ने अपना रुमाल दिया ताकि सेब उसमें डाल सके और देते हुए कहा कि चुन चुन कर रखना, यानी कि अच्छे निकाल करके देना। आगे देखिए, दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुन कर लाना। तो दुकानदार ने, जो अपना नौकर था, तराजू उठाते हुए उसे बोला कि आधा सेर सेब लाना कश्मीरी और चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा यानी लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। तो यहाँ पर देखिए, वो जो लड़का है 4 सेब लाया था, आधा किलो को 4 सेब आए थे। दुकानदार ने तौला उसे और लिफाफे में रखा। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लिफाफे का चित्र, यानी जो लिफाफा यानी एनवलप, बड़ा एनवलप होता है, उसमें डाल करके दुकानदार ने लेखक को दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। लेखक ने जो लिफाफे में सेब लाए थे, उस लिफाफे को ज्यों का त्यों यानी जैसे लाए थे वैसे उसे बिना देखे, बिना खोले वैसे ही रख दिए। और कहते हैं कि रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, यानी ऐसा माना जाता है कि कोई भी फल हो रात के समय नहीं खाना चाहिए। सुबह खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है और रात में खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है, ऐसा कहते हैं। तो लेखक ने भी वैसा कहा और कहा कि फल खाने का समय तो प्रातःकाल है, यानी कि सुबह। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। तो लेखक ने अगले दिन सुबह मुंह हाथ धोकर नाश्ते के लिए जो सेब लाए थे उसमें से एक सेब निकाला, लेकिन वह सड़ा हुआ था। कैसे सड़ा हुआ था देखिए, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, यानी 1 रुपए के साइज का छिलका उसके ऊपर का क्या हुआ था, गल गया था, यानी कि नरम हुआ था। लेखक ने समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो लेखक ने 4 सेब लाए थे उसमें से पहला तो 1 रुपए के आकार जितना उसका छिलका गल गया था। लेखक ने दूसरा सेब निकाला खाने के लिए तो वह आधा सड़ा हुआ था। 2 सेब सड़े हुए देखकर लेखक को दुकानदार पर संदेह होने लगा,
कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। लेखक ने तीसरा सेब खाने के लिए निकाला तो वह सड़ा तो न था, लेकिन एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था, यानी बहुत ज़्यादा नरम हो गया था, यानी लगभग सड़ा हुआ होना। चौथा सेब बेदाग था, लेकिन उसमें भी एक काला सुराख था। लेखक ने उस सेब को काटा तो वैसे ही धब्बे नजर आए जैसे कि अक्सर बेरों में होते हैं, इसलिए एक भी सेब खाने लायक नहीं था। लेखक को 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने कहा, मुझे मेरे 4 आने पैसों का इतना गम नहीं हुआ जितना कि चारित्रिक पतन का, यानी कि उसके दुकानदार के कैरेक्टर पर लेखक को शक हुआ और सोचने लगे कि समाज में कैसे ये धोखेबाजी चल रही है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसके क्षमा योग्य समझता। तो देखिए यहाँ पर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर एक सेब सड़ा हुआ होता तो सोचते कि दुकानदार ने देखा नहीं होगा, कि जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ है, रात में दिखा नहीं होगा, रात का वक्त था। यहाँ तो चारों के चारों सेब सड़े हुए निकले हैं। लेखक ने कहा कि दुकानदार ने उनके साथ जानबूझकर धोखेबाजी का व्यवहार किया है, क्योंकि एक सेब सड़ा हुआ होता तो लेखक उसे क्षमा के योग्य समझते, माफ़ कर देते, चलो उससे भूल हुई है, उसकी नज़र न पड़ी, रात का वक्त था। लेकिन यहाँ पर चारों के चारों सेब सड़े हुए निकले थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। तो यहाँ पर लेखक भी अपने आप को भी कसूरवार मानते हैं, उसका सहयोगी मानते हैं, क्योंकि उसके धोखेबाजी में लेखक का भी साथ था। वे ऐसा मानते हैं क्योंकि उस पर सहज रूप से विश्वास करना और लेखक का उसके हाथ में रुमाल दे देना, वो उसके लिए धोखेबाजी की प्रेरणा थी। यहाँ पर दुकानदार ने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि दुकानदार ने मुझे भांप लिया था कि मैं आंखों से काम नहीं लेने वाला जीव नहीं हूँ, यानी अगर दुकानदार कोई भी सेब कैसे भी सेब डाल कर दे देगा तो मैं उसे खोल कर देखूंगा नहीं, और ना ही घर से वापस उसे देने के लिए आऊँगा अगर ख़राब निकलेगा। तो यह दुकानदार ने भांप लिया था, समझ गया था, इसलिए उनको चारों के चारों सेब सड़े हुए दे देता है। और लेखक कहते हैं कि मेरा उस पर सहज रूप से विश्वास कर लेना या उसे ढील दे देना, ये सभी अवसर देना या फिर उसमें बेईमानी में सहयोग करने जैसा हुआ। तो लेखक जी यहाँ पर कहते हैं कि पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि पढ़े लिखे जो बाबू होते हैं या कर्मचारियों पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वहाँ इतनी धोखेबाजी हो रही है कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी वहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे। आगे देखिए, इस घटना के पहले लेखक के साथ और एक घटना हुई थी। उस घटना का विवरण करते हुए लेखक बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यूँ तौल में चाहे छटाक आज छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपए सुरक्षित थे। तो यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं कि पहले ऐसे नहीं था, ऐसी धोखेबाजी नहीं होती थी। व्यापारियों की साख बनी हुई थी, यानी कि उन लोगों का उन पर भरोसा बना हुआ था, लोग उन पर विश्वास करते थे। चाहे अगर तोलने में थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा कर देते थे, लेकिन आप अगर उन्हें 5 रुपए की जगह आप उन्हें 5 रुपए की जगह 10 रुपए दे आते या 10 का नोट देकर भी आते, तो लेखक कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो आपके पैसों के साथ बेईमानी नहीं करते थे। वो ईमानदारी के साथ आपके पैसे लौटाया करते थे और वो पैसे उसके पास सुरक्षित रूप से रहते थे। तो लेखक जी को इस घटना से पहले हुई एक और घटना याद आती है। लेखक कहते हैं, मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और
पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। तो लेखक जी पहली की ये घटना बताते हुए कहते हैं कि वो एक मुहर्रम के मेले में गए थे और वहाँ पर एक दुकानदार से रेवड़ियाँ ली थी 1 पैसे की, और उसे 1 पैसे की जगह पर अठन्नी दे आए थे। यानी कि आज के ज़माने में अगर कोई 10 रुपए की चीज़ है तो उसकी जगह पर 500 रुपये वो दे कर आए थे। तो लेखक जी को अपनी भूल घर आकर मालूम हुई कि मैंने 1 पैसे की जगह अठन्नी दे आया हूँ, तो दौड़ते हुए उस दुकानदार के पास गए। तो लेखक को आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उस दुकानदार ने लेखक को खुशी से वो अठन्नी लौटा दी और उल्टे उनसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। और लेखक कहते हैं कि यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं यहाँ पर आजकल के ज़माने में इतनी धोखेबाजी हो गई है कि कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जा रहे हैं। और लेखक उम्मीद करते हैं कि पाठक भी बाज़ार में जाकर आंखें बंद न कर लिया करेंगे, वरना उनके साथ भी धोखेबाजी हो जाएगी। तो यहाँ पर लेखक पाठकों को सचेत करते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। आप अगर बाज़ार में जा रहे हैं तो सावधानी से खरीदारी करें। यह था पार्ट नंबर 2 कश्मीरी सेब। अगले वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।